सर एक डाउट है। बोलो। आपने hybridization के कंपाउंड पूछा, तो एक बार बताइए ना। कंपाउंड your voice is not clear. मैं बोली हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन करने के कंपाउंड दिया था। हेलो। Your voice is not clear. एक बार लिख के थोड़ा सा लिख के बताओ। आप लिख के डाल दो, मैं बता दूंगा उसको। ठीक है। What is that compound? Okay. Okay. So what to do in this? सर C2O4 6 है। ठीक है। 6 तो नहीं होगा, 3 होगा। हाँ सर, वो आपने तो 3 होगा, 6 तो नहीं हो सकता, ओके सर। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया ना। तो अगर 6 होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट शुड बी कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 है। तो मेटल कार्बोनेट्स में वी नो दैट भाई, एक तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होता है, जिसमें ऑर्गेनोमेटेलिक मींस जिसमें ऑर्गेनिक प्लस मेटालिक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मेटल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है ना, दैट विल बी ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड। मतलब दिस इज आल्सो ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड। दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, but this will not be a metal carbonyl, because metal carbonyl में तो there will be a covalent bond, ठीक है, between carbon and the metal। तो अपन क्या करेंगे, metal carbonyls means, ठीक है, the right complex formed between the metal and the ligands, in which carbon atom is present as electron donor, in which carbon atom is present as an electron donor, is electron donor है। तो इसमें कार्बन एटम विल बी द इलेक्ट्रॉन डोनर, वो प्रेजेंट होना चाहिए। सो हाउ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज डिफरेंट देन द मेटल कार्बोनेट्स, वी विल सी दैट। तो इसमें अपन एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल लाइक NiCO होल 4, FeCO होल 5, CrCO होल 6, we can write VCO whole 6, etc. These all can be called as metal carbonates, because in these the CO ligand, carbon will be the electron donor. Now in this case we are able to find out the hybridization of all these,
sp3, T sp3. This will be, we will say that D2 sp3 and so on. तो हाइब्रिडाइजेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। D2 sp3 and this is also D2 sp3. Like that we have already discussed, and if not, you know how to calculate the hybridization. But here we will talk about that if it is sp3 hybridized, then NiCO, C triple bond O, C triple bond O, and there will be CO here also. Now here there will be a sigma as well as pi bond. इसमें ना सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा और पाई बॉन्ड भी बनेगा, बट यहाँ तो हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है. हाँ, बट देयर विल बी a sigma as well as pi bond. Then between the metal and the carbon there will be sigma as well as pi bond. So let us check how it is. So bonding in metal carbonyls है ना, अपन लिखेंगे bonding in metal carbonyls. Bonding in metal carbonyls. ठीक है, उसको अपन लिखेंगे bonding in metal carbonyls. So metal carbonyl means metal carbon bond. मेटल कार्बन बॉन्ड. तो चलो देखते हैं मेटल कार्बन बॉन्ड में, ठीक है ना, मेटल एंड कार्बन बॉन्ड. तो व्हाट वी विल से, हम कहेंगे देखो भाई मेटल और कार्बन में पहले क्या होता है, कार्बन के पास ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक लोन पेयर होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, इसके पास भी एक लोन पेयर होगा. ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है और ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स है. So these lone pair is donated to empty orbital of metal, central metal. So lone pair of carbon atom is donated to empty orbital of metal, orbital in metal. What donate करेगा? अभी we can write that इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, मेटल है और कार्बन है, तो मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल था और कार्बन के पास लोन पेयर वाला एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों डोनेट किए कार्बन में. दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड. और जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा तो ऑब्वियसली बात है, वी नो दैट पहले तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल ऐसे होगा फिर ऐसे हो जाएगा. सो दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन. द बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी लाइक दिस. नाउ व्हाट हैपेंस, मेटल कार्बन बॉन्ड फॉर्म होगा तो वी गॉट लाइक दिस. मेटल कार्बन बॉन्ड फॉर्म होगा तो वी गॉट लाइक दिस. ये इधर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, कार्बन इधर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ट्रिपल बॉन्ड लाइक दिस. सो दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड. ऑलरेडी आपने बता दिया कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, तो मैंने सिग्मा बॉन्ड बना दिया. नाउ व्हाट हैपेंस, मेटल हैज d electrons. Almost all the metals have electrons in the d orbital of central metal line. So metals have electrons in the d orbital. We know that, how to write that signs and what does this sign means, we know that. And carbon has so this is the d orbital electrons. So metal has electron in 3d orbitals, and carbon has
Anti-bonding pi orbitals. So carbon has anti-bonded pi orbitals. ठीक है? That is pi star 2px or pi star 2py. ठीक है ना? It has pi star 2px and pi star 2py. अगर कार्बन मोनोऑक्साइड होता तो बॉन्ड ऑर्डर 3 भी ना होता. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे अपन को पता है. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में pi star 2px, pi star 2py, sigma star 2pz, and that is pi 2px, pi 2py, that is carbon monoxide है तो it will be 14 electrons. So we are going to write like this, sigma 2pz, pi 2px and pi 2py. pi 2py. एंड अदर्स अपन को पता है. तो हम बात कर रहे हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन तो यहां तक फिल्ड हो जाएंगे. ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं. ये एम्प्टी ऑर्बिटल. सो इफ देयर इज अ एम्प्टी ऑर्बिटल और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल में, तो there will be a overlapping, the back bonding type overlapping. So there will be a back bonding type overlapping. There will be a back bonding type overlapping between the metal and carbon. And in that back bonding type overlapping, because sigma bond is already present here, so the back bonding will be the pi bond. So back bonding होगा वो pi bond होगा. Back bond will be the pi bonds. तो ये back bonding में what will happen, ये pi bond जो बनेगा due to the back bonding, because sigma bond, in sigma bond carbon is an electron donor atom, but in pi bond the metal is an electron donor atom. This pi bond which is formed is called a synergic bond. All back bonding can be called as a synergic bonding. So we'll say that यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ that the pi bond, the back bonding formed is called the synergic bond. So we'll say that the metal electrons to the anti-bonding orbitals. Anti-bonding orbitals of carbon is called synergic bond or a back bond, right? Synergic bond or back bond. So this is a back bonding है, जिसको अपन synergic bonding बोल रहे हैं, that is a back bonding. So due to the formation of this synergic bond, it is not a pure sigma bond, it will have a pi bond character also. But pi bond तो तभी बन सकता है when the donor atom has empty pi star 2px or pi star 2py, so that synergic bonding can take place. If the synergic bonding can take place, there will be a sigma as well as pi bond present between the metal and the ligand. Then the bond will become stronger. So in metal carbonyls, the bond between the carbon and the metal is stronger than the normal complexes in which synergic bond is not formed. So this is how that the bonding in the metal and the carbonyl take place, that which is called the synergic bonding. So we can say that
one point will be this for us, other point will be all ligands in which empty pi star 2px and pi star 2py और भी लिख सकते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. pi star 2py is present, है ना? Then they can form ठीक है, they can form synergic bond. तो कोई और भी हो सकता है तो फिर बता सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है भाई. सच एज CO लिखा अपन ने, NO भी लिख सकते हैं बिकॉज NO में भी there will be a synergic bond formation. CN भी हो सकता है, that can form a synergic bond formation. तो ये सभी लिगेंड्स होंगे जिनमें कार्बन या नाइट्रोजन डोनर एटम होता है, तो they have pi star 2px and pi star 2py. Then there will be a synergic bond formation. So that is a synergic bond formation. ठीक है ना? That will be the synergic bond formation, and this is how the bond will be formed. Now let us have how many types of questions we can have. One of the, these are the sentence which we should know, right? So we can write that in एक तो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि which of the ligand can form the synergic bond. We are able to write. In carbonyls there will be a, what is synergic bond? That is a pi bond formation due to the donation of electron from the metal to the ligand. That is called synergic bond. Which of the orbitals are used in synergic bond formation? That can be asked. Right? So next we can write is, we can say, इसमें अपन से पूछ सकते हैं और भी जैसे अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स की बात कर लेते हैं. अब हम पॉइंट्स में पढ़ लेते हैं. Because this will be a sigma as well as pi complex. Because there will be a sigma as well as pi bond, both are present in the metal ligand bond. So first point we can write that is all metal carbonyls generally, it is almost 99.9%. So generally all metal carbonyls follows EAN rule. All metal carbonyls follows EAN rule. So all metal carbonyls follow EAN rule. Carbonyl follows EAN rule. ठीक है, EAN rule. तो अपन क्या करेंगे, EAN rule से हम stability of the complex बताते हैं. So due to that formation of sigma as well as pi bond, the metal ligand bond is strong. If it is strong, they have more stability. So we'll write that NiCO whole 4. The EN is 28 plus 8, that is 36. Right now, we can write the examples like this. If I write that another example, that is suppose we are having FeCO. Why not FeCO whole 6? तो अगर अपन लिखेंगे FeCO whole 6 ना, it will be 26 plus 12. So how much it will become? It will become 38. That's why FeCO whole 5 exists, but not FeCO whole 6. So it becomes 10. That is equal to 36. We can take another example. That is vanadium CO whole 6. So I'll write that. अगर vanadium CO whole 6 लिखेंगे तो we'll write that vanadium is 23. So 23 plus 12, 6 na ligand, the 2 electron donor. So 23 plus 12 we'll get 35. So this complex exists like this. This complex will exist so that vanadium will have one negative charge. So we'll write like this: 23 minus the oxidation state of metal, that is minus 1, plus the electron donated by the ligand, that is 12.
So it becomes 36. This is how we get that key complex can be formed. Even sometimes it happens like this. Suppose I write that is cobalt type complexes are there. है ना? Right? बिल्कुल बॉन्ड लेंथ में चेंज आएगा, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट पॉइंट. अपन पॉइंट्स में एक एक पॉइंट करके लिखूंगा मैं, और बॉन्ड लेंथ में डेफिनेटली देयर विल बी अ चेंजेस, बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बॉन्ड लेंथ के लिए. अभी मैं इसको ऐसे कर लेता हूं. तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कोबाल्ट 6, तो वी नो दैट कि इसमें ना व्हाट विल हैपन, कोबाल्ट पे नेगेटिव चार्ज तो होता नहीं है. कोबाल्ट पे तो पॉजिटिव चार्ज ही हो सकता है, राइट? बिकॉज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का ज्यादा स्टेबल होता है. तो लेट अस चेक. अभी कोबाल्ट इज 27 + 12, इट बिकम 37. तो it becomes not 37, it will be 39. तो मैं इसको 5 कर लेता हूं, तो it will become 37, बिकॉज अब आप ये लिखोगे. अभी भी ये ज्यादा है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं. तो अपन कहेंगे फिर ये, अगर आप ऐसे करोगे तो ये 8 हो जाएगा, देन इट बिकम 35. तो फिर मैं इसको माइनस साइन लिख लेता हूं. नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस जनरली अकर्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6. ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 द कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स विद कार्बोनाइल कंपाउंड. कार्बोनाइल कंपाउंड में कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, दे विल बी अनस्टेबल. तो अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे इसमें? तो विल से दैट टू मेक इट 36 इट विल फॉर्म. मैंने आपसे कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स आर हाईली अनस्टेबल. दे आर ओनली स्टेबल इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्सेस आर हाईली स्टेबल. इसमें हम क्या करेंगे कि ड्यू टू दैट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वी कैन नॉट राइट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो उस केस में दिस विल एग्जिस्ट एज अ डाइमर. It exists as a dimer. This will be unstable. If I write like this, ना, जैसे अपने 35 आ रहा था, नेगेटिव चार्ज दिखूंगा तो it will be unstable because now it becomes 27 plus 1, that is minus oxidation state, ना, plus 8. So this will be unstable because of coordination number 4. So if it is unstable, so exist as dimer. As dimer. So that reason it will exist as a dimer. CO2 CO whole 8. It will exist as a dimer like this. CO2 CO whole 8. So we'll write that it will exist as a dimer. ठीक है ना? बिल्कुल वैसे ही sometimes some of the complex will form a trimer. So generally we have a dimer like this. We can write like this. A dimer, another dimer we can write like this also. So another dimer we can write like this, and that is even the trimer exists. These are some of the complexes. So these complexes exist for the formation of that is effective atomic number of, right? So I will write some of these structures. इसमें तो hybridization बताने की जरूरत नहीं है, sp3 है. इसमें भी राइट ना, हाइब्रिडाइजेशन बताने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने DsP2. इसमें भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, D2sp3 थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने. इसमें और इसमें चेक करते हैं एंड somewhat in this. So all these ligands which are in zero oxidation state, right now, zero oxidation state. So there is a
metal carbon bond, that's why we are call it metal carbon covalent bond. Orbital overlapping बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले. So due to that metal carbon covalent bond, we call them as a metal carbonyls, right? और separately metal carbonyl को इसलिए discuss कर रहे हैं because if there is a carbon or a nitrogen donor, then we are calling them as, they can form synergic bonds. ठीक है ना? So otherwise it is not the neutral ligand कि भाई उसमें neutral ligand होगा तो हम उसमें metal उसको metal carbonyl बोलेंगे. इनका स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस कर लेते हैं because if we have written them, let us write the structure for those. अपन स्ट्रक्चर लिख लेते हैं उसमें. अभी we know the structure of NiCO all four. We have written like this. NiCO तो अपना ऐसे लिखा, फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. FeCO5 is like this. Already I have told you if it is sp3, what will be the structure for this? That is trigonal bipyramidal. ठीक है, पॉइंट 1 को हटा देता हूं मैं, ये वाले पार्ट को हटा देता हूं. That is trigonal bipyramidal. ठीक है. D2sp3 जैसे हमने लिखा भाई, उसमें अगर हम C पॉइंट में लिखते हैं तो it is D2sp3. So vanadium we know that. अगर हम इसमें vanadium लिखेंगे तो vanadium is 23, 3d3 4s2. तो दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयरिंग करेंगे because the ligand is strong. और एक नेगेटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन और देंगे तो it becomes D5 से D6. स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये सारा का सारा पेयरिंग शो करेगा. D6 will be like this. Now the electron will be donated in the empty orbital of 3d metal. 3d metal, तो इसमें क्या बनेगा हमारे पास? Vanadium, that will be octahedral. So if we write a vanadium and it is octahedral, we know that. मैं वेजनेस में अब लिखने की जरूरत नहीं, we can write like this. इसमें चार्ज भी है तो we can write like this. There is a negative charge. इस कॉम्प्लेक्स पे पर नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट वी कैन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कोबाल्ट. कॉम्प्लेक्स है ना, कोबाल्ट है, Mn ये है, विल राइट दैट है. अब मैं इसको हटा देता हूं. कोबाल्ट में वी हैव रिटन दैट इट इज CO2 CO whole 8. अभी in this CO2 there will be a cobalt bond, the bond between the cobalt atom. ये bond. Now how many ligands are present? The number of ligands present is 8. So 4 ligands will be present on this. 4 ligands will be present on this. And the other 4 ligand will be present on this. 4 ligands will be present on this, and the other 4 ligands will be present on this. Now what? All the complexes will have tendency to form coordination number 6. अभी इसके अराउंड 1 2 3 4 5 bonds are there. If there is a 5 bond, here also there will be a 5 bond. So all the complexes will try to form 6 coordination number. So how that 6 coordination number will be formed? So that this carbonyl bond, जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, this electron density will be also shared with the empty orbital in cobalt, so that it will have 1 2 3 4 5 6 coordination number.
तो इसका एक कार्बोनाइल ग्रुप इसके साथ एम्प्टी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन हम यहां शेयर करेंगे सो दैट भी यहां पर क्या हो जाए 6 बॉन्ड्स बन जाए। तो यहां भी 6 बॉन्ड्स होंगे और यहां भी 6 बॉन्ड्स होंगे। नाउ इट बिकम्स ऑक्टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसके लिए आपने बता दिया। व्हाट अबाउट दिस CO होल्टेन, ये भी आपने एग्जांपल में बताया था। हम यही कंसेप्ट यहां भी यूज करेंगे। मेटल होगा, देयर विल बी अ मेटल मेटल बॉन्ड, MN bond. Total ligands are 10. We'll write that total ligands are 10. Here it will be like this. There will be 5 ligands here. Huh? Either total ligands are 10. ये 4 हो गया। हम इसमें क्या करेंगे 10 ligands में, अब हम इसमें भी MnCO होल 10 लिख रहे हैं, तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, ये इसमें 5 हो गया। सपोज 1 2 3 4 हो गया, इधर भी 1 2 3 4 हो गया, तो I'll write this is 5, this is 5, ये ऐसे बता दो। This will be the structure of Mn2OCO whole 10. Now in this case we'll say that already we'll have 1 2 3 4 5 6। अब इनके एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, why they exist। तो पहले तो अपन ये चेक करते हैं कि जो आपने ये बताया हुआ है ये वाला बॉन्ड ये है क्या, ठीक है ना, जो अपन से पूछ सकते हैं वो अपन देख लेते हैं। ये जो बॉन्ड बना ना यहां पर, दिस इज अ DD ओवरलैपिंग, द डेल्टा बॉन्ड, मतलब बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड मेटल हियर। तो ये डाइमर है ना, इसमें जो बॉन्ड बनेगा ना CO CO या फिर MN that is a delta bond. Now we know that what is delta bond. Delta bond is the sigma bond formed by DD overlapping is called delta bond. So this is DD overlapping. इसका d orbital इसके d orbital से overlap करके ये bond बनाएगा, that will be called as delta bond, right? That will be called as a delta bond. तो अभी this will be a delta bond, this will be a delta bond. तो एक बात कि भाई मेटल मेटल बॉन्ड में, मेटल मेटल में जो बॉन्ड बना हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज दैट? इज इट अ सिग्मा बॉन्ड? नो, इट इज अ पाई बॉन्ड? नो, इट इज अ डेल्टा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय DD ओवरलैपिंग। एंड वी नो दैट हाउ द DD ओवरलैपिंग टेक प्लेस। हम सबको पता है DD ओवरलैपिंग, एक मेटल का ये बॉन्ड हो गया है ना, और दूसरे मेटल में भी ये बॉन्ड हो गया, तो दैट विल बी अ DD ओवरलैपिंग। सो ये इधर ओवरलैपिंग करेंगे, ये इधर ओवरलैपिंग करेंगे, तो दिस इज DD ओवरलैपिंग फॉर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन। क्योंकि जब DD ओवरलैपिंग से सिंगल बॉन्ड बनेगा तो वी कॉल देम एज अ डेल्टा बॉन्ड्स। तो ये हमने बॉन्डिंग में भी पढ़ा था व्हाट इज डेल्टा बॉन्ड, तो हियर द डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। दूसरी बात, अब अपन से वो कहेंगे ठीक है, ये तो आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाने के लिए ऐसे डोनेट किया। नाउ व्हाट विल डू, अब हम कहेंगे कि भाई देखो इसमें ये तो बॉन्ड्स ऐसे, ये इसका स्ट्रक्चर था है, पहले मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं। ये एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, बिकॉज देयर इज अ सिंगल बॉन्ड है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन का इसका होगा। देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड मेटल। तो अपन क्या करेंगे, इसमें डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन में ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है। हम क्या करेंगे, हम इस वाले पार्ट का
इस वाले पार्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करके लेंगे। इस वाले पार्ट का अगर मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करूंगा तो व्हाट विल हैपन, तो विल से दैट कोबाल्ट, ये इलेक्ट्रॉन तो कोबाल्ट का ही है, तो अपन लिखेंगे 27 प्लस 1 2 3 4, तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, कितना आया 35। 37 plus 35 will write like that ना, 27 plus 8 ना, so अब इसको तो 35 आया, तो अपन को 36 बनाना था, it becomes 35। 36 कैसे बनाया हमने, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग किया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग किया, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या किया हमने, वो 1 इलेक्ट्रॉन जैसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना, लुईस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, अब हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया, इसका भी 36 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है और इसका भी 36 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दैट्स व्हाई इट एग्जिस्ट लाइक दिस। तो इसका भी 36 हो गया, हमें क्या करना है, ये गॉट इट ना, कैसे कैलकुलेट करना है, 1 2 3 4, ये कोवेलेंट बॉन्ड को पूरा 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है, तो हमने ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया हमारे पास, अब कोबाल्ट के पास 27 प्लस एक इसका इलेक्ट्रॉन मतलब 28 हो गया, तो फिर इसको ऐसे लिख देंगे भाई डाइमर में, दिस इज 1 प्लस ये 20, दिस इज 8 हो गया, ये 28 हो गया और 8 ऐड करेंगे तो 36, दैट्स व्हाई इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड था जो कि डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन से उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो जाएगा, तो इट बिकम्स स्टेबल। तो फिर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह जो आपने बनाए थे वो कैलकुलेट नहीं करेंगे, दैट इज अ 3 इलेक्ट्रॉन जैसे बनाते हैं ना अपन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इट इज लाइक दैट ओनली, तो अपन बता सकते हैं भाई इसको ऐसे। तो फिर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में तो आपने कहा था कि भाई जब अपन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं कि जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं उनका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, मैं अभी भी बोलूंगा। तो यहां पर जो कार्बन मेटल बॉन्ड लेंथ है, वो कार्बन मेटल बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू द कार्बन मेटल बॉन्ड लेंथ जो कि आउटर साइड में प्रेजेंट होंगे। सो कार्बोनिल ग्रुप विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू metal ions will have larger bond length than the carbon and metal present in outside or LHS or RHS side or outer side, we can say that. So we can write that कि भाई इसमें the bond length, so इसमें अपन लिख सकते हैं bond length के बारे में, भाई bond length between bond length of CO present between metal ion, between metal will have larger bond length। अब मैं इसको हटा देता हूं, ये ओवरलैपिंग मैंने आपको बता रखा है, will have larger bond length than other CO ligands on outer side। आप लिख सकते हैं आउटर साइड में, इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं कि भाई ये इधर बाहर वाले इस तरफ, तो कभी कभी हमसे ऐसे भी पूछ लेंगे, हाउ मेनी कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द टू मेटल्स, आर शेयर्ड बिटवीन द टू मेटल्स, इसमें 2 हो गए, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें भी अपन इसको डेल्टा बॉन्ड बोलेंगे, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर लो आप अपने आप कि भाई कैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है अपन को। हो गया, कैलकुलेट किया ना अपन ने, सो वी कैन राइट दैट कि भाई कैसे मेटल लिगेंड बॉन्ड्स अपन बना सकते हैं।
तो इसमें भी अपन कहेंगे कि भाई Mn हमारे पास है, तो En क्या हो जाएगा? En will be equal to, we can say that 1 2 3 4 5 6, ये 6 लिगेंड हो गया। तो we can say that Mn तो 25 होता है, तो we'll write that 25 plus 1, क्यों? Because ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए अगर En कैलकुलेट करेंगे तो we'll write that 125 हो गया एटॉमिक नंबर, देन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस प्लस 5 लिगेंड्स, तो 10 इलेक्ट्रॉन, 36 आ गया। तो वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। तो वी कैन गेट लाइक दिस, ये अपन ऐसे बता सकते हैं। और दैट इज हाउ, दैट वाज द रीजन कि भाई डाइमर क्यों बनाओ, क्योंकि जब 35 होगा ना किसी का एटॉमिक, दैट इज एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ लिगेंड, En अगर 35 आ रहा है तो वी कैन अज्यूम दैट कि भाई दे कैन फॉर्म डाइमर। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। फिर इसमें एक और पार्ट अपन को पूछा जाएगा कि भाई कार्बन, बिकॉज अब लिगेंड्स में अपन को ऐसे भी बता सकते हैं। मैं एक बार इसको हटा रहा हूं, दूसरा पार्ट, ठीक है ना। सो सिनर्जिक बॉन्ड हमें समझ में आ गया, मेटल लिगेंड बॉन्ड समझ में आ गया, वी कैन राइट दैट अदर पार्ट है। तो अगर हम सपोज ऐसे लिखते हैं, नाउ सेकंड पॉइंट वी कैन, सो बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन मेटल कार्बन का भी करता है और कार्बन ऑक्सीजन का भी करता है, दोनों ही कंपैरिजन करता है। अभी सपोज व्हाट वी कैन राइट इज कि भाई देखो, अगर हमारे पास अब हम मेटल कार्बन और उसका दोनों का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करते हैं, और डाइमर वगैरह में बहुत ज्यादा अपन से मतलब नहीं पूछेंगे, लेकिन डेल्टा बॉन्ड अपन से पूछ सकते हैं, बॉन्ड लेंथ बिटवीन द मेटल लिखेंगे, और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट एज अ ब्रिज लिगेंड है, वो ब्रिज जैसे होगा क्योंकि दोनों मेटल में शेयर्ड होगा, तो उसका बॉन्ड लेंथ मैंने आपको बताया दैट विल बी लार्जर बिकॉज इट इज लाइक अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। अब हम बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन की बात करेंगे तो मेटल कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मैं कॉम्प्लेक्सेस ले लेता हूं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, उसमें कंपैरिजन करते हैं। तो मेरे पास सपोज ऐसे गिवन है, एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास गिवन है दैट इज MnCO6, और एक बार मेरे पास गिवन है CrCO6। तो इसका En कैलकुलेट कर लेता हूं एक बार, 25 प्लस 12 कितना आया मेरे पास, 37। तब उनको पता है भाई ये तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तभी तो आपने डाइमर बताया था अभी Mn का, तो फिर ये एग्जिस्ट ऐसे कर सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 ना, तब तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा, +1 होगा तो इट विल बिकम 36, दैट इज हाउ इट कैन एग्जिस्ट। आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे, समटाइम इट मे बी पॉसिबल मुझे ऐसे गिवन हो, और मुझसे पूछा जाए बस ऐसे गिवन है कि बताओ x का वैल्यू कितना ले लें, राइट, और प्लस गिवन है, तो हम क्या करेंगे ना, ये x का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, अपन को पता है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये हो गया 25, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2 into x कर देते हैं अपन, और प्लस कितना -1 हो जाएगा प्लस के लिए, इज इक्वल टू 36 बना लेते हैं, x आ गया कितने होने चाहिए। तो ऐसे भी मैं आपको भी क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा चेंज करके दूंगा, अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये तो अपन को पता है 36 होना है तो कितने लिगेंड होना चाहिए। चार्ज आपने दे रखा है 25, मुझे पता है, बचा क्या इसमें 12 करने चाहिए, इसको 36 बनाना है ना, तो कितने लिगेंड होने चाहिए, 6 भी होता है। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा अपन को लाइक दैट कि भाई अगर हमारे पास CO2 है तो बताओ CO को कितना रखना होगा, हाँ वो अच्छा है। क्यों, फिर मुझे पता है मेटल मेटल बॉन्ड है इसमें, डेल्टा बॉन्ड, उसके बाद चेक करते हैं कि कितने टोटल होंगे, सो दैट कि किसी एक कोबाल्ट में 36 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाए। तो वो देखेंगे, इस टाइप से भी क्वेश्चन, पहले अपन बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं।
अभी ना थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा है, पहले मैं अपन बात करते हैं भाई पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा। एक एग्जांपल अपन ऐसे भी लिखे, पहले इसमें बात करते हैं फिर मैं दूसरे एग्जांपल में बात करूंगा, क्योंकि फिर वो कंपैरिजन नहीं चाहता मैं कि आप उसको भी देखना शुरू कर दो। अभी इसमें क्या होगा, मेटल है और कार्बन है, इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है, इधर ट्रिपल बॉन्ड होता है और फिर अपन क्या करते हैं इधर, ठीक है ना, इधर अपन ऐसे इधर अपन ऐसे बनाया था थोड़ी देर पहले जो अपन ने लिखा था, वो अपन को पता है ना। व्हाट आई विल से दैट कि भाई देखो इसमें अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, इफ मेटल हैज अ पॉजिटिव चार्ज, तो वो इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा पुल करेगा। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, इसका मतलब मेटल में पॉजिटिव चार्ज है तो वो इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करेगा, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन पुल करना शुरू करेगा, तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। भाई मेटल पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहा, कैटायनिक है ना, तो स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड होगा ना, तो उस केस में ये इससे ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करेगा अपनी तरफ, ज्यादा पुल करेगा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो सीओ बॉन्ड डिक्रीज हो जाएगा, तो ये बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। इसमें तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है ना, मेटल न्यूट्रल है ना, अगर न्यूट्रल होगा तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन कम पुल करेगा, अगर इस पे कैटायन नहीं है न्यूट्रल है, न्यूट्रल होगा तो कार्बन से कम पुल करेगा इलेक्ट्रॉन रादर देन, मतलब कंपैरिजन टू पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है उस पे। तो अगर ये लिगेंड, ये क्रोमियम इस कार्बन से कम पुल करेगा तो कार्बन इससे कम पुल करेगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं इसमें, इसको ही ए ले लेते हैं अपन, इसको बी ले लेते हैं, तो अपन यहां पर इसका आंसर लिख देते हैं, है ना, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करेगा, ज्यादा पुल करेगा तो इधर कार्बन इससे पुल करेगा, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, बी का बड़ा होगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा उसके कंपैरिजन में, क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड लेंथ लिखा हुआ है तो बॉन्ड ऑर्डर भी पूछ सकते हैं अपन से कि भाई बताओ इन दोनों में किसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा या कम होगा, तो छोटा बॉन्ड ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो डबल बॉन्ड, छोटा बॉन्ड ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर। तो मुझे मेरे ख्याल से हमें बॉन्ड ऑर्डर नहीं लिखना चाहिए कि भाई बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इट विल बी रिवर्स ऑफ बॉन्ड लेंथ, अपन ऐसे बता सकते हैं, तो अपन बॉन्ड ऑर्डर को बता सकते हैं ऐसे कि भाई बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो फिर इस केस में मेटल कार्बन के बॉन्ड लेंथ की भी बात करेंगे अपन, तो अपन मेटल कार्बन के बॉन्ड लेंथ की भी बात करेंगे, बॉन्ड लेंथ मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ। तो अब आप इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को कंपैरिजन नहीं करना, ठीक है ना, इसको कंपेयर नहीं करना, राइट। और अपने पास एक क्वेश्चन है कि सर अगर नंबर ऑफ कार्बोनिल एटम्स फाइंड करने वाले क्वेश्चन में मेटल एटम का एटॉमिक नंबर 36 से ज्यादा होगा तब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से इक्वेट नहीं कर सकते ना। हाँ बिल्कुल, वो बताऊंगा ना, वेट करते ना, पॉइंट्स इसलिए तो लिख रहे हैं पर बिल्कुल मतलब आप पॉइंट्स को अपना ध्यान रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर अगर ज्यादा होगा तो फिर ऐसे होगा ना
कि भाई जैसे 43, 44, 4D एलिमेंट हो, 4D मेटल होगी, 4D मेटल होगा तो 54 से कंपैरिजन कर दूंगा 36 की जगह। हमको तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से करना है ना कंपैरिजन। अभी अपन इसलिए ना 3D पे ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अपन को मतलब 3D ही पूछेंगे, आज तक कोई क्वेश्चन आ ही नहीं बाकी दूसरा वाला। तो अगर 36 से ज्यादा है तो अपन कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, 36 से ज्यादा मतलब 4D मेटल की बात कर रहे हो आप। 4D मेटल की बात करोगे मैं 54 से कंपैरिजन कर दूंगा, मुझे तो नोबल गैसेस से कंपैरिजन करना है। आप 54 से ज्यादा दे दो, ठीक है, मैं नेक्स्ट नोबल गैस रेडॉन ले लेता हूँ, राइट ना, रेडॉन गैस से कंपैरिजन कर दूंगा, हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले अपन इसको ही फोकस करते हैं, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, अगर मुझे, अब मैं ना इसको कैलकुलेट कर रहा हूं कि इस बॉन्ड लेंथ में क्या चेंज आएगा, मैंने इस बॉन्ड लेंथ को आपको बताया। अब इस बॉन्ड लेंथ में और इस बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन नहीं करना कोई कि अच्छा ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, अपन को ऐसा कुछ नहीं करना। हम तो लिखेंगे कि भाई अगर इसके पास से इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट करने हैं मुझे, तो इसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना इजीली डोनेट कर पाएगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना इजीली डोनेट कर पाएगा। इसका मतलब है अगर मेटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो अच्छा डोनर एटम होगा। इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये अच्छा डोनर नहीं होगा, फिर तो न्यूट्रल वाला ज्यादा अच्छा डोनर एटम। तो अपन क्या कहेंगे कि भाई इस केस में ना जो डोनर एटम है वो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका यहां डोनेट करने का टेंडेंसी कम होगा, डोनेट करने का टेंडेंसी कम होगा तो ये वाला इफेक्टिव ओवरलैपिंग कम होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, जैसे ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें मेटल है। अगर मेटल आयन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन वापस सिनर्जिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए देगा कैसे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा तो सिनर्जिक बॉन्ड वीक होगा। सिनर्जिक बॉन्ड वीक होने, बॉन्ड वीक होने का मतलब है उसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है। इस केस में मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में। तो कहेंगे ठीक है भाई, इस केस में क्योंकि मेटल पे क्या होगा, कैटायनिक बॉन्ड, सो विल से दैट मेटल कार्बन बॉन्ड तो किस केस में बड़ा था, तो अपन कहेंगे भाई इस केस में बड़ा था इसके कंपैरिजन, तो ए इज ग्रेटर देन बी, राइट। अब अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपन ने जो लिखा हुआ है ना, जैसे अपन इसको वर्ड्स में भी लिख देते हैं थोड़ा, तो सो दैट कि ना मेटल कार्बन बॉन्ड को वापस, अच्छा ठीक है देख लो भाई, वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। अब तो मुझे एक बात बताओ, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है और कार्बन है, ये सिग्मा बॉन्ड पहले से है दोनों में, इसको इलेक्ट्रॉन मुझे यहां से यहां देने पाई बॉन्ड के लिए और यहां से यहां देने पाई बॉन्ड के लिए, बताओ किसमें अच्छा ओवरलैपिंग होगा पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, पहले वाले में या दूसरे वाले में। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, उसमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, सेकंड वाला, ठीक है। तो इसी को बता देते हैं कि भाई इसमें अच्छा ओवरलैपिंग है, छोटा बॉन्ड होगा, छोटा बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो अपन को क्या करना है, किस केस में बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, तो इसमें मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ बड़ा किस में होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसी। अब इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो अपन कहेंगे उस केस में इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है, अच्छा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो वीक होगा। आप बॉन्ड एनर्जी भी बता सकते हैं, आप बॉन्ड ऑर्डर भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो वो मैंने बताया बस, ठीक है। तो अपन लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, इफ कॉम्प्लेक्स हैव पॉजिटिव चार्ज,
then metal ion, metal pulls electron from carbon atom strongly, ठीक है ना, more strongly. So carbon becomes electron deficient. जो कार्बन एटम होगा ना, it will become electron deficient. Electron deficient. Which in turn attract, अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा इसमें, तो फिर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ऑक्सीजन से पुल करेगा तो CO बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस. Thus it attracts electron from or pulls electron from oxygen. ठीक है ना, it will pull the electron from oxygen. So carbon oxygen bond length decreases. अब बाकी पार्ट आप लिख सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है, से इलेक्ट्रॉन ये इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा. दूसरा पार्ट, इफ फॉर मेटल कार्बन बॉन्ड, for metal carbon bond, if electron density on metal is more, then right now it can donate easily to pi star 2px or pi star 2py orbitals of carbon, more easily. ठीक है ना, more easily, thus the bond length more easily. So due to effective overlapping, ठीक है, bond length is short or less. So due to effective overlapping, the bond length is small. ठीक है ना, the bond length is smaller. तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं और बता सकते हैं. तो अब अगर मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है तो आप मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ फिर, है ना. अगर मैं कोई एक क्वेश्चन लिखूंगा तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो बताना है, राइट. तो चलो देखते हैं कि भाई मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके लिखने वाले हो, तो मैं इसमें इसको क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिख देता हूं फिर, ठीक है. सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन एंड मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ इन, तो मैं कॉम्प्लेक्स दे देता हूं आपको. एक बार मुझे गिवन है, दैट इज ए NiCO होल 4. दूसरा या आप इसको ऐसे लिख लो, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, कॉम्प्लेक्स दे देता हूं आपको, CO होल 4 एंड FeCO होल 4. ऐसे लिख लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ. तो मुझे इसको भी लिखना पड़ेगा, मैं कोबाल्ट को भी बना लेता हूँ. सो 27 है प्लस 8 लिखा मैंने 35, तो मुझे इसको एक नेगेटिव लिखना पड़ेगा और FeCO होल 4 लिख लेता हूँ, है ना. तो इसमें 2 नेगेटिव लिख दूंगा. मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया बिकॉज वी नो दैट कि भाई अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर
36 होना कंपलसरी है, अगर वो हो गया तो वो एग्जिस्ट करेगा। अब एक और लिख लेता हूं मैं बी, उसमें भी ऑर्डर लिख लीजिए आप। MnCO होल 6 नेगेटिव, CrCO होल 6 we are given like this, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, देन we'll have VCO होल 6, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। बाकी ये बिल्कुल पता है। तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन एंड मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख लेते। तो वैसे सेंटेंस बहुत क्लियरली लिखा हुआ है हमने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको ना ऑर्डर मतलब थोड़ा इजी करने के लिए अपन ऐसे कर लेते हैं, ये अपना फर्स्ट कंपाउंड है, ये सेकंड बना लेते हैं अपन, सो दैट कि पूरा नहीं लिखना पड़ेगा ना ऑर्डर के लिए, वरना अपन को ऑर्डर के लिए पूरा लिखना पड़ेगा। इसको फर्स्ट कर लेते हैं, इसको भी सेकंड कर देते हैं अपन, ये सेकंड कंपाउंड हो गया अपने लिए, ये थर्ड कंपाउंड हो गया अपने लिए, और ये फोर्थ कंपाउंड हो गया। तो अपन ऑर्डर जो लिखेंगे ना वो 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे, सो दैट वो इजी हो जाएगा थोड़ा। चलो भाई बताओ ऑर्डर। क्या लिखना चाहिए अपन को, वैसे सेंटेंस बहुत क्लियरली लिखा हुआ है अपन को। ऑब्वियसली ठीक है ना। तो कार्बन ऑक्सीजन और मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसे होगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर तो अपन लिख सकते हैं भाई। मेरे ख्याल से अब किसी को आंसर में डाउट नहीं होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। तो एक तो अपन कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे लिख लेते हैं, CO बॉन्ड लेंथ है, सो अगर हम बॉन्ड लेंथ CO के लिए लिखेंगे तो ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, तो विल राइट दैट इसका, इसका और फिर इसका। बिल्कुल CO के लिए 3 2 1 बिल्कुल सही है। और मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगा वो उसका अपोजिट आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा ना, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कार्बन को ज्यादा देगा। 1 2 3 आई थिंक एवरीबॉडी गॉट इट। इसमें भी अब हमें पता चल गया कि भाई नेगेटिव चार्ज होता है ना, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसमें कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बड़ा होता है। 4 3 2 1 4 3 2 1 यस।
है ना? तो जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है तो उसमें इसमें अपन लिखेंगे आंसर विल बी सेकंड के लिए, दैट इज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो इसमें भी अपना वही हो जाएगा 4 3, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें लिखते हैं तो 4 3 2 2 एंड 1 और मेटल कार्बन उसका रिवर्स गिनोगे 1 2 3 ये लो भाई हो गया। तो ये भी अपन से काफी टाइम पूछा जाता है तो उनको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी कैन राइट इज सपोज वी आर गिवन दैट, अब अपन थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में इसमें बॉन्ड लेंथ के अलावा और क्या पूछ सकते हैं मेरे ख्याल से दैट इज जो अपन से पूछ सकते हैं। अब इस चैप्टर में थोड़ा सा यूजेस वगैरह भी गिवन होगा लास्ट में, तो आप उन यूजेस वगैरह को भी पढ़ लेना, शीट से ही पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम। मैं कुछ कंपाउंड्स देख ले लेता हूं और आप उसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस बता दो। एक क्वेश्चन मेरे पास गिवन है, सपोज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन अ गिवन कंपाउंड। मेरे पास ये कंपाउंड ऐसे है, तो क्या इसमें अपन एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़ा बहुत, जो अपन से पूछेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिख देता हूं, आप मुझे बता देना भाई। चैप्टर इज ओवर, अपना चैप्टर खत्म हो गया। मैं थोड़े से एक दो क्वेश्चन लिख लेता हूं और उन क्वेश्चंस के आप मुझे आंसर्स दे दो। अभी जो बी लिखा था उसको बताना है भाई। अगर मान लो मेटल के पास नेगेटिव चार्ज है तो सिग्मा बॉन्ड तो पहले से होगा, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा ना, इसमें 2 नेगेटिव है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो मेटल कार्बन क्या हो जाएगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग बनाएगा तो छोटा बॉन्ड हो जाएगा मेटल कार्बन। तो इसके पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ये मेटल कार्बन बॉन्ड उतना छोटा होगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर इसको इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा, ये सिंगल बॉन्ड होगा, फिर सिनर्जिक बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत कम हो पाएगा, क्योंकि अगर इसी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन देगा कैसे इजीली उसको। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल कार्बन बॉन्ड बड़ा होगा, क्योंकि ये वाला सिनर्जिक बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत वीक होगा एज कंपेयर टू वो कॉम्प्लेक्स जो न्यूट्रल है, और एज कंपेयर टू वो कॉम्प्लेक्स जिसमें नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होगा तो मेटल कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर मेटल इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर कार्बन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, और कार्बन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। मेटल के पास नेगेटिव चार्ज होगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं करेगा, देगा, लेगा नहीं इलेक्ट्रॉन उससे। और अगर उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा तो ये उसको देगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। यही तो लिखा अपन ने। इधर वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, क्या करूं? अगर किसी को डाउट होगा तो चैट में लिख सकता है या बता सकता है।
एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है बिल्कुल। तो x का वैल्यू 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है, x का वैल्यू 2 आएगा बिकॉज अपन ने कैलकुलेट किया भाई ये तो एसिड कॉम्प्लेक्स जैसे हो गया, तो एसिड जैसे हो गया तो अपन इसको अज्यूम कर लेते हैं कि इस पे जो चार्ज रहेगा वो x रहेगा, तो इसका 36 बना लेते हैं। कैसे बनेगा 36? अभी 36 बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये तो अपने पास 26 है और ये अपने पास प्लस 8 हो गया, दैट बिकम 34। तो इस पे अगर दो नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये क्या बन जाएगा 36, और दो नेगेटिव चार्ज लाने के लिए इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। वी गॉट दैट, सो वी हैव रिटन दैट। Fe पे मैंने आंसर ऐसे लिख लिया भाई, आंसर इज फॉलो द 36 इलेक्ट्रॉन रूल, मतलब EAN। तो अपन क्या करेंगे 36 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए, दैट इज EAN विल बी इक्वल टू, ये तो 26 था, अब इधर ये प्रोटॉन है तो ऑब्वियस सी बात है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो माइनस माइनस एक्स ले लेते हैं और प्लस कर लेते हैं, कितना हो गया 4 इंटू 2 हो जाएगा। लो भाई तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि EAN अगर 36 करना है तो 26 प्लस एक्स प्लस 8, तो एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, आप उस मैच द फॉलोइंग को जरा आंसर लिखो। मैच द फॉलोइंग में तो मैंने जो कार्बोनाइल पढ़ा हुआ है उसमें तुमसे काफी सारे कंसेप्ट आ जाएंगे अपने पास, थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे अपन, नंबर्स वगैरह अपन ने काफी पढ़ा हुआ है ना, राइट। एक्स का वैल्यू 2 आएगा अपने पास, कैसे मैंने आपको बताया। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालो, कैसे निकालोगे, आपको कैसे पता कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा इसका, वो तो ये जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये एक्स एच का साइन देगा ना, तो इस पे एक्स नेगेटिव आइन आएगा। तो इसको EN फॉलो करवा देते हैं, 36 से कैलकुलेट कर लेते हैं, सिर्फ EN रूल होता है जिससे आप निकाल सकते हो एक्स को, आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कि एक्स कितना, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सिस के बारे में कार्बोनाइल तो हमेशा ही फॉलो करेंगे, आप एक बार इसको चेक करो, ये मैंने सारा कुछ आपको बताया हुआ है।
ठीक है, तो मुझे लगता है ये वाला तो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, फर्स्ट वाला। एक बार चेक कर लेता हूँ फर्स्ट वाले का आंसर क्या लिखा आपने। ठीक है, चलो देखते हैं। कार्बोनाइल है ना सारे, कार्बोनाइल है ना सारे। अब आप ऐसे सॉल्व नहीं करना है कि इधर से इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व हमेशा आप यहां से यहां ही करोगे, और जब भी आप सॉल्व करोगे पहले इसको इन चारों से मैच करोगे, इसको इन चारों से मैच करोगे, इसको इन चारों से मैच करोगे, ऐसे सॉल्व करोगे। ऐसे नहीं करना एस किस किस में हो सकता है, दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ सॉल्विंग द मैच द फॉलोइंग। अब अपन चेक करते हैं, ये 25 है और ये 10 है, 35 हो गया इसका, क्योंकि कार्बोनाइल में कोई भी कैलकुलेशन विदाउट ईएन नहीं होगा, आपको ईएन से ही करना होगा। मैं इसका ईएन लिख लेता हूं, इसका ईएन 25 है, 26 प्लस 10 ये 36 है, 27 प्लस 8 35 है, ठीक है। और एमएन इज 25 प्लस 12 37। अब अपन कैलकुलेट करते हैं किस किस को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, प्रोड्यूसिंग एजेंट जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सिनर्जिक बॉन्ड सभी में होने चाहिए क्योंकि कार्बोनाइल है। स्टेबलाइज बाय डाइमराइजेशन, तो जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना 36 बनाने के लिए, वो सब डाइमर हो सकते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना डेल्टा बॉन्ड से, 36 हो जाएगा ना दोनों का, तो डाइमर बन जाएगा। बता देना स्टेबलाइज बाय डाइमराइजेशन। चलो लिख देते हैं ए का आंसर 35 आ रहा था, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग है, पी हो गया। रिड्यूसिंग नहीं होगा, सिनर्जिक तो होना ही चाहिए, ठीक है, सिनर्जिक तो होना ही चाहिए। और स्टेबलाइज बाय डाइमराइजेशन, हाँ 35 है तो स्टेबलाइज तो हो गई डाइमराइजेशन। लो भाई, बी वाले में क्या है 36 मतलब नो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग, सिनर्जिक बॉन्ड उसमें होगा, बाकी कोई स्टेबलाइज और डाइमराइज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 36 है। सेकंड वाला 37 होगा, कौन सा सेकंड वाला 37 होगा, ये वाला। सेकंड लास्ट वाला, अच्छा मुझे लगा सेकंड वाला बोल रहा है। सो 27 प्लस 8, क्या करूं, 27 प्लस 8 को 37 लिख दूं, चलेगा, वो कभी कभी मतलब चलेगा, कोई बात नहीं, विजिबिलिटी की वजह से हो सकता है कि वो ऐसे उसको ऐसे 5 दिख रहा होगा, या उसने 5 अज्यूम कर लिया होगा, कोई बात नहीं। अब अपन यहां पर आते हैं, अब ये 35 है तो जो कैरेक्टर इसका होगा वो इसका भी होगा भाई, मतलब ऑक्सीडाइजिंग उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं होगा, सिनर्जिक बॉन्ड तो सभी में फॉर्म होगा, और स्टेबलाइज बाय डाइमराइजेशन हो गया। अब ये लास्ट वाला, ये इलेक्ट्रॉन देगा मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर, फिर अगर और जिसमें रिड्यूसिंग होगा उसमें ऑक्सीडाइजिंग नहीं होगा, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग होगा उसमें रिड्यूसिंग नहीं होगा। सिनर्जिक बॉन्ड तो होना ही होना है क्योंकि कार्बोनाइल है। और स्टेबलाइज बाय डाइमराइजेशन नो, वो दो एक्सेस में है, डाइमर क्यों बनाएगा। दिस इज द आंसर। ये लो भाई आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो अपन ये आंसर बता सकते हैं। अब किसी को डाउट है तो बता दो भाई। मैंने एक और क्वेश्चन दिया था, वो भी करना है।
दूसरा वाला क्वेश्चन भी करना है। अब मैं एक और कॉलम भी लिख लेता हूँ। तो चलो इसमें लिखते हैं अपन। हाँ जी भाई, अब इस वाले को देख लें, सेकंड वाले को। अब मैं इसमें टीवी लिखूंगा, लेकिन पहले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है ना? मेरे ख्याल से तुम लोग सॉल्व कर लिए होंगे, अपन डिस्कस कर लें। अब ए वाला जो है ना, बी सी एंड डी, चलो देखते हैं क्या करना है। ए वाले में, ए वाला MnO4 नेगेटिव है, जो कि पर्पल कलर होता है, और Mn+7 है, तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा Mn में, बिकॉज Mn इज दिस ना, हमको पता है Mn इज 3d5 4s2, 3d5 4s2 होता है, और Mn अगर +7 में है तो देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, बट फिर भी वो कलर्ड होता है बिकॉज ऑफ द लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। पढ़ा हुआ है? तो अपन कहेंगे वो डायमैग्नेटिक तो है और कलर्ड भी है, मतलब Q तो आएगा, डायमैग्नेटिक है और कलर्ड भी है। और जब मैंने आपको कलर बताया था तो उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी बताया था कि वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। यू रिटन लाइक दिस, Mn में जो स्ट्रक्चर होता है इट इज लाइक दिस, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डिलोकलाइजेशन की वजह से कलर आता है इसमें। तो टेट्राहेड्रल एंड सो Q एंड S, दूसरा K2MnO4 है, तो ग्रीन कलर सोल्यूशन। ये भी बताया मैंने आपको, जो कलर बताया, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। K2Cr2O7 ऑरेंज कलर, मतलब ऐसे बताया मैंने एनाइंस को। Cr2O7 2 नेगेटिव ऑरेंज, MnO4 नेगेटिव,
purple, orange, Cr2O4, that is CrO4 2 negative, yellow. इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा कैटाइन लिख रहे हो आप, इनके कलर यही रहेंगे. MnO4 2 negative, green. They are the colors. तो अपन क्या करेंगे, MnO4 2 नेगेटिव ये ग्रीन कलर होगा, अगेन ड्यू टू द लीगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर. अब इसमें जैसे अपन ने एक पे नेगेटिव चार्ज लिखा था, अब दो पे नेगेटिव चार्ज लिख देंगे. और इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा. तो ये पैरामैग्नेटिक होगा और कलर्ड होगा, मतलब P आएगा. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल भाई P आएगा और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, मतलब P-S. ये इसका आंसर होगा. अब थर्ड वाले में अपन क्या करेंगे, थर्ड वाले में तो अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. कॉपर +1 का मतलब 3d10 4s1. D10 का मतलब हो गया कि देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, +1 है ना ऑक्सीडेशन स्टेट. तो अब उस केस में अपन कहेंगे कि अगर इसमें 3d10 है तो वी नो दैट कि भाई अगर ये 3d10 होगा तो इस केस में 3d10 है और 4s1 है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपने ये हटा दिया. अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड से क्या फर्क पड़ता है, वो तो ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है. हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, मतलब हो गया हमारे पास कि ये डायमैग्नेटिक होगा, कलरलेस होगा और दैट विल बी टेट्राहेड्रल, मतलब RS. टेट्राहेड्रल क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो है लेकिन D तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो पेयरिंग हो ही नहीं सकता उसमें. तो अपन कहेंगे दैट इज डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस एज वेल एज, सो R एंड S टेट्राहेड्रल. क्यों, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. तो क्या समझ में है. अब नेक्स्ट की बात करते हैं, DMG कॉम्प्लेक्स ना. तो DMG कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आपके पास ये वाले पार्ट है, मैं इसको हटाना चाहता हूं. ठीक है, DMG कॉम्प्लेक्स Ni होता है 3d8 4s2. इसमें ये 3d8 जो है ना DMG कॉम्प्लेक्स, DMG जो होता है NiDMG, ये -1 चार्ज होता है, ये 2 है, मतलब इस पे +2 चार्ज था, ये हटा दिया. अब डोनर एटम जो होता है वो नाइट्रोजन होता है DMG में. अब मैं कॉम्प्लेक्स बना लेता हूं, DMG कॉम्प्लेक्स कैसे होता है. Ni होता है, नाइट्रोजन डोनर होता है, ये इस टाइप से DMG कॉम्प्लेक्स बनेगा. ये DMG कॉम्प्लेक्स है आपका, ये एक DMG है. अब दूसरा DMG बनाता हूं. मैंने इसको डायरेक्टली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना दिया क्योंकि DsP2 आ रहा था, D8 था ना, और नाइट्रोजन डोनर है मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो D8 को पेयरिंग करूंगा मैं. अपन को पता है ऐसे पेयरिंग करते हैं अपन, D8 होगा तो ऐसे होगा, और नाइट्रोजन डोनर है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो मैं इसकी पेयरिंग करूंगा. 4 बॉन्ड बनने हैं, और 4 बॉन्ड बनने हैं तो अपन को पता है क्या करना है फिर. ये CH3 है, ये DsP2 हाइब्रिडाइज्ड है ये. अगर DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर वाला, तो आंसर आ गया. स्क्वायर प्लेनर मतलब T वाला तो है, बाकी मैं चेक कर लेता हूं. DMG कॉम्प्लेक्स जो होता है वो रेड रोज कलर कॉम्प्लेक्स होता है. वो क्यों भाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं. हाँ तो कॉन्जुगेशन है ना, मैंने आपको बताया था, अगर कॉन्जुगेशन होगा ना तो कलर आएगा ना कॉम्प्लेक्स में. डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी कलर आता है, तो इट इज अ रेड रोज कलर कॉम्प्लेक्स. तो ये कलर है, डायमैग्नेटिक है और कलर्ड भी है. तो डायमैग्नेटिक एंड कलर्ड, मैग्नेटिक एंड कलर,
तो डायमैग्नेटिक एंड कलर्ड है, मतलब इसमें Q भी होगा। अब इसमें ना DMG कॉम्प्लेक्स ये स्क्वायर प्लेनर होता है, इसलिए मैंने इसको T लिखा। पता इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। It is intramolecular hydrogen bonding with 6-member transition state. Intramolecular hydrogen bonding with 6-member transition state. और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी दिखाएगा सिस ट्रांस कैसे, इधर OH है उधर OH है तो, और इधर सिर्फ ऑक्सीजन है और इधर ऑक्सीजन है ट्रांस। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, OH को इधर लिख लेता हूं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑफ NO उधर, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना तो इट विल बिकम सिस, मतलब इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आल्सो। दोनों OH एक ही तरफ हो गए, दोनों ऑक्सीजन एक ही तरफ हो गए। पर ट्रांस हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक एंट्रेंस, इसलिए मैंने ज्यादा स्टेबल वाला बनाया। बट देयर इज इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन। Can show geometrical isomerism. It is diamagnetic, but it is colored red rose color complex and it is square planar complex. That is what we require. ये वाला, अब ये वाला मैच तो फॉलोइंग अपने पास, इससे ना अपना काफी सारा रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम लोग जितना पढ़े हुए हैं अब तक, उससे आपके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे शीट में भी, और किसी भी बुक से सॉल्व करेंगे तो उससे। आंसर बताएंगे भाई इसके अपन। तो मैं टी वाला पार्ट तो लिख ही देता हूं, क्योंकि टी वाले पार्ट को फिर मुझे थोड़ा इधर जगह मिलेगा ना, जिसमें मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको। जैसे टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, भाई ये तो आयंस देगा सोल्यूशन में, ये भी देगा ये भी देगा, ये नहीं देगा, मतलब टी में इनमें तो लिख ही दूंगा। ये सभी आयंस देंगे सोल्यूशन। फिर एस की बात कर लेते हैं, तो एस की बात करेंगे तो विल राइट दैट एस क्या है, कॉलिगेट शोज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करस्पॉन्डिंग टू 2 पार्टिकल्स पर फॉर्मूला यूनिट। इसमें 2 पार्टिकल बनेंगे, इसमें 2 बनेंगे, इसमें 4 बनेंगे, 3 सोडियम और 1 ये 4 बनेंगे। तो एस वाला जो पॉइंट है ना वो इन दोनों में आ जाएगा, तो एस और एस। मैं खुद भी इसको सॉल्व करता हूं, लेकिन मुझे इनके एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और उसकी बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, चलो अब अपन बात करता हूं। तो ये दोनों मैंने पहले इसलिए लिख दिए क्योंकि इन दोनों में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पानी में डालने से आयन आने चाहिए। शोज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब पार्टिकल बनने चाहिए। सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसकी होगी क्योंकि 4 पार्टिकल बनाएंगे। इन दोनों का हम बताएंगे एक जैसे ही बता देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों में 2-2 ही आएंगे,
एक पोटेशियम, एक कॉम्प्लेक्स, एक बेरियम, एक कॉम्प्लेक्स। और इसमें तो सबसे कम होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल एक ही होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैं इन दोनों को हटा लेता हूं। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट वाले से। अब शुरू कर लेते हैं फर्स्ट वाले से, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल गया। अपन एक ही बात करते हैं, ये काफी इजी थे, मैंने हटा दिया। एक ही बात करूंगा तो मेरे पास कोबाल्ट होगा और C2O4 होगा। अब C2O4 विल बी अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड और अ वीक लिगेंड, वो डिसाइड करना है। ऑब्वियसली बात है, कीलेशन करेगा तो स्ट्रॉन्ग ही होगा। कीलेशन वाले ज्यादा स्टेबल बनाते हैं कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट है और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो कोबाल्ट हो गया तो 3D7 और 4s2 हो गया। तो कोबाल्ट अगर +3 लिखूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे हटाऊंगा 0 और इसको हो जाएगा 6। इट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो एक बात अपन को पता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें पेयरिंग होगी। अगर पेयरिंग हुआ तो लो स्पिन है, पेयरिंग नहीं हुआ तो हाई स्पिन है। इसमें पेयरिंग होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, तो पेयरिंग हुआ तो लो स्पिन हो गया, मतलब मुझे यहां पीबी लिखना है क्योंकि पेयरिंग हुआ। चलो स्पिन कॉम्प्लेक्स। पैरामैग्नेटिक, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्यू की बात ही नहीं करनी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता, एक ही बनेगा इसका कॉम्प्लेक्स, और वो भी ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि आपने पहले बता रखा है कि अगर बाइडेंटेट के 3 लिगेंड्स हो तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। आपने पॉइंट साफ साफ लिखा है। ज्योमेट्रिकल के लिए क्यों नहीं हो सकता भाई? ज्योमेट्रिकल भी बताऊं तो अपन कहेंगे देखो ज्योमेट्रिकल इसलिए नहीं हो सकता ये, क्योंकि ज्योमेट्रिकल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे मेटल है, अब इसमें ऐसे बना लेता हूं, इधर CO ऑक्सिलेट, इधर CO ऑक्सिलेट, इधर O ऑक्सिलेट। अब इसका दूसरा कौन सा बनाऊंगा भाई? अगर मैं मान लो ऐसे बताऊं कि ये दोनों एक ही तरफ से सिज है और ये ऐसे है, अब मैं ऐसे थोड़ी बना सकता हूं इसको। ये दोनों अपोजिट हो गए तो ट्रांस हो गए, लेकिन तो फिर ये नहीं बनेगा, ये तो बनता ही नहीं, क्योंकि बाइडेंटेट को मुझे कहां रखना पड़ेगा, 90 पे। इसका सिज तो बन सकता है, ट्रांस नहीं बन सकता। ऐसे थोड़ी लिखूंगा मैं, तो गलत है। तो 180 पे लिख रहे हो आप बाइडेंटेट को, और वो गलत होता है। आपने बताया कि बाइडेंटेट, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर एग्जिस्ट करने की वजह से ये 180 कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है भाई, तो इट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब बी की बात करते हैं। बी में ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। वैसे भी हमें फर्क क्या पड़ता है, RH इज नॉट अ 3D मेटल। इसका मतलब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका। भाई हमें पता है कि RH 3D मेटल नहीं होता है, और अगर 3D मेटल नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2, और DsP2 होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कैसे? चारों डिफरेंट लिगेंड है, 3 आइसोमर्स बनेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अपन को पता है, वो EZ जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। उसने ये थोड़ी कहा कि सिस ट्रांस बनाओ, नहीं, ज्योमेट्रिकल पूछा तो अगर चारों लिगेंड डिफरेंट है तो 3 आइसोमर्स बनाए हमने, क्योंकि 3 आइसोमर मतलब किसी एक को फिक्स कर लो मेटल को और बाकी 3 को रोटेट करते रहो। एक बार अपन क्या कर लेते हैं, Cl को फिक्स कर लिया, उसके अपोजिट में एक बार CO, एक बार PPH3 और एक बार NH3, लो भाई बन गए। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, मतलब R तो होगा। और इसमें RH में पैरामैग्नेटिक एंड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो पेयरिंग होनी है, तो ही नहीं सकता। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, पेयरिंग होगी तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। सो आपको लिखना था इसमें कि भाई एक तो P हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा R, दैट विल बी द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई इसमें ना B वाले में अपन को P और R बता रहे हैं। अब अपन C की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने इसमें बताया वैसे आप C को कर लो। C को अपन क्या करेंगे, दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है। C में अपन लिखेंगे दैट इज क्रोमियम। अब क्रोमियम में सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्रोमियम तो होता है D क्या होता है 5 और 4s बार क्रोमियम।
Cr है। अब यहाँ पर Cn नेगेटिव है, तो पोटेशियम +1 होता है, ये -4 चार्ज है, ये 0 होता है, मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, तो इसको हटा देता हूं भैया, D3 आ गया। D3 होने का मतलब है कि इट विल बी लाइक दिस। D3 होने का मतलब है इट विल बी लाइक दिस। अब दो तो पहले से ही खाली पड़े हुए हैं, मतलब देयर इज नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ देयर इज नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट कैन नॉट बी द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, बिकॉज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वही होंगे जिनमें पेयरिंग होगी। अगर पेयरिंग नहीं हो रही है तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते। सो इट इज नॉट अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। पैरामैग्नेटिक विद मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, यस देयर इज 3, सो आई विल राइट Q आल्सो। तो अपन को इसमें थर्ड वाले में Q भी लिखना है। और इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, बिल्कुल ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, बिकॉज दिस इज Ma2B4 टाइप। ठीक है भाई, A2B4 टाइप होगा, तो एक बार A को ट्रांस लिखूंगा अपोजिट और एक बार A को सिज लिखूंगा, तो हो गया अपना, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी शो करेगा, तो इसमें R भी आएगा। सो TSQR आएगा अपने पास। अब आपको मैच द फॉलोइंग में काफी सारा पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए हम क्या क्या बता सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे, राइट ना। नेक्स्ट क्लास में अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे और इसका एक्सरसाइज 1 आप पूरा कंप्लीट करोगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी गिवन है वो सारा पार्ट आपको कंप्लीट करना है। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में ORM शुरू करेंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 2 शुरू करना है।